बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हियर मी? तो फर्स्ट एमसीक्यू हम शुरू कर रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स डिफर होती हैं यूकैरियोट्स से, लेकिन एक इसमें ऐसा ऑप्शन है कि उस लिहाज से वो एक दूसरे से डिफर नहीं करे, और वो कौन सा है? काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के फ्लैजेला में भी फर्क होता है, राइबोसोम्स में भी फर्क होता है, क्रोमोसोम्स में भी फर्क होता है। फ्लैजेला यूकैरियोट्स के ट्यूबुलिन से बने होते हैं, प्रोकैरियोट्स के फ्लैजेलिन से बने होती हैं। राइबोसोम यूकैरियोट्स के 80s होते हैं, प्रोकैरियोट्स के 70s होते हैं। यूकैरियोट्स के क्रोमोसोम में हिस्टोन्स होती है, प्रोकैरियोट्स के नहीं होती। लेकिन डीएनए चाहे प्रोकैरियोट्स का हो या यूकैरियोट्स का हो, उनमें न्यूक्लियोटाइड्स एक जैसे ही जो है वो होते हैं। सेकंड एमसीक्यू है कि सेल प्लेट फॉर्मेशन में किसका रोल होता है? तो यू नो दैट कि जो सेल प्लेट होती है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आप लोगों को साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स याद होगा कि ये काम जो है वो कौन करता होता है? गोल्जी अपरेटस, इससे वेसिकल्स निकलते हैं जो कि सेल प्लेट बनाते हैं। थर्ड है, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव सेल वॉल? तो सेल वॉल या प्लांट्स में होती है, या बैक्टीरिया में होती है, या फंजाई में, या एल्गी में? और इनमें से ये जो चार ऑप्शंस हैं, इनमें से जो आर्चिया है, आर्चिया के अंदर जो है वो क्या मौजूद होती है? सेल वॉल। और आर्चिया जो है ये एक ग्रुप है, और ये किसका ग्रुप है? ये ग्रुप है बैक्टीरिया का। अगर आप लोगों को याद हो तो आपने पढ़ा होगा आर्चियोबैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया के ग्रुप को आर्चिया कहते हैं, तो बैक्टीरिया सेल वॉल इनमें जरूर होगी। जबकि अमीबा क्रैब एनिमल में आता है, ट्राइपेनोसोमा प्रोटोजोन्स में आता है, इनमें सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रक्चरल कनेक्शन इन एनिमल सेल एनेबल द कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजेसेंट? इसका आंसर है गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन जो है ये क्या होते हैं? देखें, इस तरीके से ये आ गया एक एनिमल सेल, और ये आ गया दूसरा एनिमल सेल, और ये इनके अंदर जो है वो क्या मौजूद है? इनके अंदर हम देखते हैं कि ये है सेल मेम्ब्रेन। अब होता यह है कि एक सेल की सेल मेम्ब्रेन की कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं वो दूसरे सेल की सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई होती हैं, लाइक दिस। और क्या बने हुए होते हैं? चैनल्स बने हुए होते हैं। इन चैनल्स को हम क्या नाम देते होते हैं? हम गैप जंक्शंस का नाम देते हैं। इन चैनल्स को गैप जंक्शंस कहते होते हैं। ठीक है, तो आप देखें ये जो सेल ए, 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 ये सेल बी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? इन प्रोटीन चैनल्स के जरिए, जिनको हम कहते हैं। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो एनिमल सेल्स में होते हैं, प्लांट सेल में प्लांट में नहीं होते? गोल्गी ऑपरेटर सेल का काम ना करे तो विच प्रोसेस वुड डायरेक्टली बी अफेक्टेड? तो यहां देख लीजिए, आगे भी ये काम आएगा कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, इसका काम क्या होता है? इसके दो काम है। एक, ये क्या करता है? सेल की सक्रीशन करता है। और दूसरा वो काम क्या होता है? ये सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स बनाता है, जिसमें लाइसोसोम, पर ऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम्स आ जाते हैं। तो लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी किसका रोल होता है? गोल्जी ऑपरेटर्स का। देखें, राइबोसोम जो स्क्रीटरी प्रोटीन्स हम किन्हें कहते होते हैं? तो जो स्क्रीटरी प्रोटीन की बात करें, तो स्क्रीटरी प्रोटीन्स वो होती हैं, ली जाती हैं बाहर।
सेल से बाहर जाना कहलाता है सेल सेक्रीशंस। याद रखिएगा, वो प्रोटीन जिन्होंने सेल के अंदर रहना है वो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम बनाते हैं, और जिन प्रोटीन्स ने सेल से बाहर जाना हो उनको आरईआर बनाता है। तो सिक्रीटरी प्रोटीन्स कौन से राइबोसोम बनाएंगे? जो आरईआर के साथ हैं। की मॉडिफिकेशन कहाँ होती है? रिमेंबर, प्रोटीन इनमें जो है गोल्जी बॉडीज के अंदर इजाफा होता है, और लिपिड्स में भी होता है। अब ग्लूकोज का इजाफा चाहे प्रोटीन्स में हो या लिपिड्स में, ग्लूकोज के एडिशन को हम क्या नाम देते होते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन का नाम देते हैं। और इस ग्लाइकोसाइलेशन के नतीजे में कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कौन से? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट, अगर किसी सेल में बहुत ज्यादा प्रोटीन सिक्रीट हो रही है तो वहां पर कौन से ऑर्गेनेल्स आपको बहुत ज्यादा एक्टिव मिलेंगे? तो पहली बात, जो सेल्स प्रोटीन की सिक्रीशंस करते हैं वो किसका हिस्सा होते हैं? वो वो हिस्सा होते हैं किस चीज का? क्रिएटिव प्रोटीन कौन बनाएगा? आरईआर। सर आएगा इसमें चार्ली। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, बड़े यूनिक होते हैं, ठीक है। और किसी भी ह्यूमंस के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आते हैं? रिमेंबर, माइटोकॉन्ड्रिया, ये बड़ी ही अहम बात है, दे आर अब्सेंट इन स्पर्म सेल। ये सिर्फ और सिर्फ आपको किस में मिलते हैं? एग सेल में मिलते हैं, ठीक है। तो जो जाइगोट बनेगा उसमें सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कहाँ से आएंगे? वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया आएंगे एग से, लिहाजा हम कहते हैं। और एग किसका पार्ट होता है? फीमेल गैमेट यानी मदर का। तो किसी भी इंडिविजुअल में सारे माइटोकॉन्ड्रिया हम कहते हैं कि मदर से आते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? देखो, ये आ गई आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये आ गई इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? स्टार्क पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम क्या नाम देते होते हैं? F1 पार्टिकल्स कहते होते हैं। एटीपी की सिंथेसिस करना तो, और दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं कि एटीपी की सिंथेसिस भी ज्यादा होती है, क्योंकि जितने ज्यादा फोल्ड्स होंगे उतने ज्यादा एटीपी सिंथेस या ऑक्सीसोम्स होंगे, या F1 पार्टिकल उतने ज्यादा एटीपी। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। रिमेंबर, हर वो ऑर्गेनेल सेमी ऑटोनोमस, खुद का डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, वो डिमांड नहीं करता। राइबोसोम्स हैं, प्रोटीन्स की फैक्ट्री हैं। लिहाजा अगर हम इन्हें सेल से बाहर निकाल भी लें तो ये आउटसाइड द सेल भी क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। आउटसाइड सेल ये सरवाइव करते हैं। तो क्यों सरवाइव करते हैं? खुद का डीएनए, प्रोटीन, इसलिए हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस है। नेक्स्ट, कहां पर एच आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी? तो उसका आंसर जो है वो ये है कि देखिए कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रियन देखें तो यूं, ये आ गई उसकी आउटर मेम्ब्रेन, और ये आ गई इनर मेम्ब्रेन, ये आ गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन का आउटर कंपार्टमेंट। तो जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट चलती है तो सारे के सारे एच पोरिंस का नाम देते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है? कोई भी चीजें बाहर से एंटर हो सकती हैं। बाहर से मतलब कहाँ? साइटोप्लाज्म से, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पोरिंस बोलते होते हैं। तो साइटोप्लाज्म से कोई भी चीज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन पोर्स के जरिए जाती हैं, पोरिंस। नेक्स्ट, कौन सा जो है ऑर्गेनल एग्जैक्ट मैच कर रहा है? लाइसोसोम में आइसोमेरेजेस नहीं होते, इनके अंदर जो है वो फॉस्फेटेजेस होते हैं। सेंट्रियोल्स में एक्टिन फिलामेंट नहीं, ट्यूबुलिन होती हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ट्यूबुलिन नहीं होते। फ्लैजेला ट्यूबुलिन से बने हैं, बिल्कुल सही। और इनमें 9+2 अरेंजमेंट होती है, बिल्कुल वैसे जैसे कि आपने
कहाँ पड़ी थी? सीलिया में, सेकेंड ईयर में, तो उसमें भी 9+2 अरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट कौन सा सेट है ऑर्गेनेल्स का जो कि प्लांट और एनिमल सेल में आपको हर सूरत मिलता होता है? हालांकि प्लांट और एनिमल सेल जो होते हैं इनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। ये प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर जो है वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हालांकि प्लांट और एनिमल सेल एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ऊपर देखें, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में है, एनिमल में नहीं होता। लाइसोसोम एनिमल सेल में है, प्लांट्स में नहीं होते। सेंट्रियोल्स भी नहीं होते। सेंट्रियोल एंड क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल जो है ये एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होता। और क्लोरोप्लास्ट जो है ये कहाँ पर होता है? प्लांट में। तो करेक्ट आंसर इसके लिए जो है वो फिर क्या बनता है? चार्ली, कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में। बाकी चारों ऑप्शंस में कोई, तीनों ऑप्शंस में कोई चीज प्लांट में है, कोई एनिमल में नहीं। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम किसको कहते हैं? यू नो दैट ये न्यूक्लियस आ गया जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। इसी की आउटर मेम्ब्रेन से देखें ऐसे ट्यूब्स का एक नेटवर्क निकलता है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, तो ये किस पर मुश्तमिल है? सिस्टर्नल सैक्स एंड ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट, वो कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि दूसरे सेल्स के साथ जुड़ा होता है? तो देखो मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं कि ये देखें, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा ऑर्गेनेल होता है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल होता है, और इसकी आउटर मेम्ब्रेन से जो निकलता है वो कौन सा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा होता है? रफ आप देखें, इसकी आउटर सरफेस पे क्या मौजूद है? राइबोसोम्स। यही राइबोसोम्स की वजह से ये क्या कहलाता है? RER। तो क्वेश्चन पढ़े राइबो के वो कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दूसरे सेल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है? तो वो RER है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? न्यूक्लियस के साथ। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन लीवर के सेल और पेनक्रियास में क्या है? पहली बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती हैं दो टाइप्स। एक होता है SER और दूसरा होता है RER। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम लीवर में करता है SER, जबकि ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन की सिंथेसिस। और प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो कौन कर रहा है? RER कर रहा है। तो पहले लीवर सेल का जिक्र है तो SER आ गया, फिर पेनक्रियाटिक सेल का जिक्र है तो इसमें RER आ जाता है, जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ल्यूमेन हम किसको कहते हैं? अगेन देखिए, ये आ गया न्यूक्लियस और ये आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इस पे हम डॉट्स लगा दे तो ये RER। इन ट्यूब्स को हम कहते हैं सिस्टर्नी, और इनके अंदर जो स्पेस है वो क्या कहलाता है? सिस्टर्नल स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो ये जो सिस्टर्नल स्पेस है इसी को हम क्या बोल देते हैं? ल्यूमिन कह देते हैं। तो ल्यूमिन का मतलब क्या होगा? ER का अंदर वाला हिस्सा। नेक्स्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से कौन सा स्ट्रक्चर नहीं बनता? ऑक्सीसोम। ये तीनों बनते हैं, पर ऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, लाइसोसोम। ऑक्सीसोम होता है असल में F1 पार्टिकल्स, और ये कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रियन गोल्जी कॉम्प्लेक्स से नहीं बनता। यू नो दैट दे आर द ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन। नेक्स्ट, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ऊपर मैंने समझाया कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाने का काम कौन करता होता है? ये करते होते हैं गोल्जी बॉडीज। लिहाजा हम कहते हैं कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाने का काम यही कर रहे हैं। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के हवाले से एक बात गलत है, और वो कौन सी है? दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन। देखिए, दोनों के पास क्या होता है? इनके खुद का DNA भी है, राइबोसोम्स भी हैं, RNA भी है। लिहाजा ये क्या कर सकते हैं? जरूरत पड़ने पर मल्टीप्लाई करते हैं। और किस प्रोसेस के जरिए ये करते होते हैं?
बाइनरी फिशन के जरिए। नेक्स्ट, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद सेल में ज्यादा हो जाए तो इसे कौन खत्म करता है? लाइसोसोम। कौन से प्रोसेस के जरिए करेंगे? ऑटोफैगी के जरिए करते हैं। तो लाइसोसोम ऑटोफैगी यानी सेल्फ ईटिंग प्रोसेस के जरिए करते हैं। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते होते हैं एटीपी मिल। अब वो कहते हैं कि जिसको एक्स लेबल किया हुआ है वो क्या है? तो ये देखें, ये मैंने अभी पीछे भी एक्सप्लेन किया था कि आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो क्या चीज मौजूद होती है? प्रोटीन्स होती हैं। और ये प्रोटीन्स जो होती हैं इनमें पोर होता है, इन प्रोटीन्स को हम पोरिन्स कहते होते हैं। तो जिसको एक्स लेबल किया हुआ है ये पोरिन्स हैं। नेक्स्ट, जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर आपको ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नजर आते हैं, इन्हें क्या कहते होते हैं? तो देखो, इनकी ये सारे नाम हैं। अगर मैं फिर से आपको ड्रा करके दिखाऊं तो ये देखें, आउटर मेम्ब्रेन, ये आ गई इनर मेम्ब्रेन। तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसमें आपको यूं नॉब्ड स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं जो एटीपी बनाती हैं। इनको एलिमेंट्री पार्टिकल, F0 F1, ऑक्सीसोम, और आपको याद रहे एटीपी सिंथेस भी कहते हैं क्योंकि ये एटीपी बनाते हैं। और इनको F0 F1 क्यों कहते हैं? देखिए, ये इस तरह के होते हैं, ये ऐसे। तो ये हिस्सा जो है इनका F0 है और ये वाला हिस्सा इनका F1 है। नेक्स्ट, फिर से डायग्राम आ गई कि इनमें से जो है ये कौन सा स्ट्रक्चर है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल होते हैं। ये आ गई आउटर मेम्ब्रेन और ये आ गई इनर मेम्ब्रेन। अगर हम इसमें से आउटर मेम्ब्रेन को क्या, आउटर आर का हमारे ऑप्शन नजर आता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके रीजन ये कैसा होता है? लार्ज साइज होता है, इस वजह से। नेक्स्ट है, फॉस्फोलिपिड्स जो है वो कौन बनाएगा? अगर हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो आपने पढ़ा होगा SER, ये किस चीज के लिए जिम्मेदार होता है? ये जिम्मेदार होता है लिपिड्स मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, लिपिड्स मेटाबॉलिज्म। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? फॉस्फोलिपिड्स की। तो यकीनन लिपिड मेटाबॉलिज्म में SCR आ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द गोल्जी रिसीव मॉडिफाइड प्रोटीन इनटू वेसिकल। तो क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कौन सा हिस्सा है जो कि मॉडिफाई करता है और फिर वेसिकल्स की शक्ल में या लाइसोसोम की शक्ल में भेज देते हैं? तो देखें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स यूं बनाते हैं हम। इसकी दो एंड्स होती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं? एक एंड होती है इसकी सिस और एक एंड होती है इसकी ट्रांस। सिस एंड से इसके पास प्रोटीन आती हैं और ट्रांस एंड से ये उन प्रोटीन्स को मॉडिफाई करके क्या करता है? वेसिकल्स की शक्ल में ट्रांसफर कर देता है। अगर ये वेसिकल सेल के अंदर है तो लाइसोसोम, और अगर सेल से बाहर चला जाए तो SV का मतलब स्क्रीटरी वेसिकल। नेक्स्ट, कैल्शियम स्टोरेज का काम कौन करता होता है मसल सेल्स के अंदर? तो मसल सेल्स के अंदर कैल्शियम स्टोरेज कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के हवाले से एक बात दुरुस्त है, और वो कौन सी है? देखो, ये है प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोट्स का डीएनए सर्कुलर होता है, हिस्टोन्स उसमें नहीं होती। तो कौन सी बात दुरुस्त है कि इसमें डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर होगा और बगैर हिस्टोन्स के होगा। हिस्टोन सिर्फ यूकैरियोटिक डीएनए में होती है। नेक्स्ट, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स बनाने का काम जो है वो क्लोरोप्लास्ट का कौन सा हिस्सा करता है? और वो आ जाता है स्ट्रोमा। देखो, स्ट्रोमा में क्या चीज होती है? कैल्वन साइकिल होता है। कैल्वन साइकिल के नतीजे में बनती है G3P, और ये G3P जो है
ये अमीनो एसिड्स बनाने में भी यूज हो सकती है और फैटी एसिड्स बनाने में भी यूज हो सकती है। नेक्स्ट एक चीज गलत है क्लोरोप्लास्ट के हवाले से, वो कौन सी है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी किसका हिस्सा होते हैं? आप पढ़ते हैं या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। बाकी तीनों चीजें ठीक है, सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम और थैलाकॉइड्स। क्लोरोप्लास्ट के बारे में कहते हैं कि ये किससे वजह, ये एंडोसिम्बियोसिस के नतीजे में वजूद में आया। तो कौन से? साइनोबैक्टीरिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में सलाहियत होती है फोटोसिंथेसिस की, और यही सलाहियत किस में होती है? क्लोरोप्लास्ट में भी। लिहाजा ये एज्यूम किया जाता है कि ये किससे वजूद में आए? क्लोरोप्लास्ट साइनोबैक्टीरिया से। नेक्स्ट, स्मॉलर थैलेकॉइड्स। देखो जो थैलाकॉइड्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये आ गया क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये यूं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम थैलाकॉइड्स कहते हैं। यहाँ क्या चीज बनती है? एटीपी बनती है, और ये किसकी मौजूदगी में बनती होती है? लाइट की। लाइट की मौजूदगी में एटीपी बनते हैं जब दो चीजें यूनाइट होती हैं, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो फॉस्फेट का इजाफा कहलाता है फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि ये काम लाइट की मौजूदगी में हो रहा है, तो फोटोफॉस्फोरिलेशन। आप पेज नंबर 214 पीटीबी का देखेंगे तो वहां पर भी आपको ये चीज नजर आएगी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ थैलाकॉइड इन ईच ग्रैनम इज अबाउट। तो ये कितने होते हैं इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 20 से 50 होते हैं, फेडरल की बुक में देखिए, और ग्रैनम में 40 से 60। ग्रैन और इंटरग्रैनम में क्या फर्क होता है? तो देखिए, अगर मैं फिर से क्लोरोप्लास्ट बनाऊं तो देखो ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, दो मेम्ब्रेन्स है, दोनों स्मूथ हैं। ये आ गया डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इनको थैलाकॉइड, थैलाकॉइड के पूरे ग्रुप को हम ग्रैनम कहते हैं। तो एक ग्रैनम के थैलाकॉइड नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन
Stars Academy Multan campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy.